Hello friends, welcome back to Ashok Faster Technical Studies channel. I am passionate to sharing technical concepts and technical education in a easiest way with practical life related examples. And today we are going to discuss about black body. ठीक है, रेडिएशन के इस थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेडिएशंस हैं उनका ब्लैक बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंडीशन है, इसकी आइडियोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और रेडिएशंस के बारे में इसका बिहेवियर क्या रहता है। ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी जैसा कि आप पढ़ते आए हैं कि ब्लैक बॉडी वह बॉडी होती है जो 100% एब्जॉर्प्शन पावर रखती है। उसके ऊपर जो भी रेडिएशंस इंसिडेंट होती है उन सभी इंसिडेंट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। 100% उसका एब्जॉर्प्शन होता है और 0% उसका रिफ्लेक्शन होता है और 0% ही उसका ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम आज का टॉपिक लेंगे ब्लैक बॉडी। हिंदी में इसको बोला जाता है कृष्णिका। ब्लैक बॉडी, हिंदी में इसका नाम है कृष्णिका। इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी 110% डेफिनेशन जो ट्रू है वो है कि ब्लैक बॉडी वह बॉडी होती है जो विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। ब्लैक बॉडी वह बॉडी होती है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, इसका मतलब है किसी भी टेम्परेचर की रेडिएशंस, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 1000 डिग्री सेल्सियस हो या 10,000 डिग्री सेल्सियस हो, किसी भी टेम्परेचर की रेडिएशंस अगर किसी भी ब्लैक बॉडी के ऊपर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो उसको भी एब्जॉर्व कर लेती है। एंड एट एनी इंसिडेंट ANGLE एंगल। अब सभी प्रकार के तापमान की विकिरणों को तो वो ब्लैक बॉडी अवशोषित कर ही लेती है। उसके साथ में यहां पे सेकंड लिखा है एट एनी इंसिडेंट एंगल। जो भी ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशंस होती है वो किसी न किसी एंगल पर उसके ऊपर आपतित होती है। तो चाहे किसी भी एंगल से, चाहे सीधी जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे उधर से जाए, किसी भी 0 to इनफाइनाइट किसी भी एंगल से उसके ऊपर आपतित होगी, तो उन सभी विकिरणों को उस बॉडी के द्वारा अगर 100% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसे कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम एक ब्लैक बॉडी बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई ये ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी के अंदर ये क्या है? एटम्स है। कट 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 कट। ये कोई मेटल की हो सकती है, नॉन मेटेलिक हो सकती है। बस एक व्यवहार हमने यहां पे कंसिडर किया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो 100% सभी विकिरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, हम उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। 90%, 95% हो सकता है। 100% जो होता है वो आइडियल कंडीशन होती है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहां पर कोई भी रेडिएशन से जो इसके ऊपर क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं। क्यों? ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशंस हैं। तो ब्लैक बॉडी के ऊपर किसी भी एंगल से जो भी इंसिडेंट रेडिएशंस आए, इन सभी को ऑब्जर्व किया इसके मॉलिक्यूल ने। इसने इमिट किया तो इसने एब्जॉर्व किया, इसने एब्जॉर्व किया, इसने एब्जॉर्व किया। इसका मतलब कि जितनी भी विकिरणें आती है किसी भी एंगल से चारों तरफ से, इस ब्लैक बॉडी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसका मतलब ए की वैल्यू इसमें 1 होती है या ए लैम्डा की वैल्यू इसमें 1 होती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, चाहे किसी भी वेवलेंथ की विकिरण आए। और वेवलेंथ आप जानते हैं माइक्रो में होती है। टेलीस्कोपिक से भी आप वेवलेंथ को देख नहीं सकते। इतनी छोटी छोटी चीजों की बात हो रही है जो बहुत सूक्ष्म है। रेडिएशन, प्रकाश के तरंगों को टेलीस्कोपिक से भी उनको मापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो उन सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता, अवशोषण क्षमता जो होती है वो होती है 100%। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने यहां पर बोला कि इसकी अवशोषण क्षमता तो 100% होती है। ठीक है, लेकिन इसकी इमिशन इसका 0 होता है और ट्रांसमिशन
इमिशन का मतलब इसका उत्सर्जन क्षमता वो जीरो होती है। ये रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे इस एंगल से आए, चाहे उस एंगल से आए, चाहे उस एंगल से आए, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पा रही है, लेकिन अपने अंदर से दे कुछ भी नहीं पा रही है। तो इमिशन यहां पर क्या है, जीरो है, और ट्रांसमिशन क्या है, यहां पर जीरो है। ठीक है, तो इसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है, और इसकी 110% डेफिनेशन हमने देखी कि ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी इंसिडेंट एंगल। अब बात आती है, यहां से सवाल उठता है कि सर इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है? क्या ये काली होती है? क्या ये काली होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी जो हो वो कलर में काली हो। तो इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है, ये भी सवाल रहता है कई स्टूडेंट्स का। हमें भी हमारे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में कंफ्यूजन रहता था कि ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है, क्या ये काली होती है? हमें यही लगता था कि ये काली होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि जो चीजें ग्रीन है, रेड है, येलो है, वो भी ब्लैक बॉडीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है। Why it is called ब्लैक बॉडी? इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है? क्या ये कलर में काली होती है? कलर में कोई सी भी बॉडी, किसी भी टाइप की वो ब्लैक बॉडी हो सकती है। क्या हमने डेफिनेशन में चर्चा करी कि ब्लैक बॉडी का कलर काला होना चाहिए? ब्लैक बॉडी शुड बी इन ब्लैक इन कलर। क्या उसका कलर काला होना चाहिए? हमने ऐसा तो डेफिनेशन में नहीं बोला ना। तो बिकॉज हम जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। ब्लैक कलर ये क्या है? गुड एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर। ठीक है, किसका गुड एब्जॉर्बर है? जो ब्लैक कलर के ऊपर रेडिएशंस आती है, वो रेडिएशन को ये अच्छे से और 100% अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका एक ये प्रॉपर्टी है, एक इसका ये फंडामेंटल गुण है कि अगर जो चीज काली होगी, ठीक है, तो वो रेडिएशंस को या प्रकाश की विकिरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि गर्मियों में काले कपड़े ना पहने। क्यों? क्योंकि अगर आप काले कपड़े पहनेंगे तो वो गुड एब्जॉर्बर है किसके? रेडिएशंस के, प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फलस्वरूप आपको गर्मी लगने लगेगी। और सर्दियों में अगर काले कपड़े पहने तो बहुत अच्छी बात है, प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है, आपकी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो आपके अंदर से हीट इमिट होती है और उसके फलस्वरूप आपको सर्दी लगती है। लेकिन सर्दियों में काले कपड़े अगर पहनेंगे, ब्लैक इन कलर हो, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, कपड़े गर्म रहेंगे और आपको सर्दी अपेक्षाकृत थोड़ी कम लगेगी। इसलिए सर्दियों में काले कपड़े पहने और गर्मियों में सफेद कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ों को पहनने के पीछे का रीजन क्या है कि सफेद कपड़े की टेंडेंसी होती है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, आपकी बॉडी तक रेडिएशन टच नहीं हो पाती है, अंदर का टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। तो गर्मियों में सफेद कपड़े और सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि ये ब्लैक बॉडी ब्लैक क्यों होती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो कलर है वो गुड एब्जॉर्बर है अपना रेडिएशन का। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दूसरे कलर एब्जॉर्ब नहीं करते, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु का कलर काला क्यों होता है, किसी भी वस्तु का कलर ग्रीन क्यों होता है, पीला क्यों होता है, हरा क्यों होता है? वो कलर हरा हरा नहीं होता है। जो भी कलर विबग्योर में आते हैं, अपनी प्रकृति में 7 कलर है, 7 कलर को मिलकर हजारों कलर बनते हैं। ठीक है, तो जो विबग्योर वाले कलर है, सफेद कोई कलर नहीं होता है, 7 कलरों को मिला के बनने वाला कलर होता है। तो किसी भी वस्तु का, इस बोर्ड का कलर सफेद है तो सफेद क्यों है? क्यों? क्योंकि इस बोर्ड या बोर्ड की जगह आप एग्जांपल लो, आपने अपने घरों में बल्ब देखा होगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो तार होता है वो होता है सिल्वर कलर का। क्यों? क्योंकि उसका सिल्वर कलर है? नहीं, क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट है जो अंदर लगा हुआ है, ये बल्ब का फिलामेंट है, इसको वायर से यहां पे जोड़ दो, इसको बैटरी से जोड़ दो, तो ये अभी तो सिल्वर कलर का है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रवाह करेंगे, तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यही तार जो सिल्वर कलर का दिख रहा था, ये रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्या हो रहा है इसमें? अभी थोड़ी देर पहले तो सिल्वर कलर का था, फिर रेड का क्या हो गया? क्यों? क्योंकि जो रेडिएशंस होती है, किसी रेडिएशंस होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जो रेडिएशंस होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडिएशन जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर विकिरणों को उत्सर्जन करने की क्षमता बदल जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं था तो इसके अंदर से सिल्वर कलर की रेडिएशंस को ये अपने अंदर से इमिट कर रहा था, बाकी जितने भी कलर की रेडिएशंस थी उनको एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके फलस्वरूप हमको बल्ब का फिलामेंट सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा था। लेकिन 2 मिनट बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो ये 2 मिनट के बाद ही हमको रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें करंट प्रवाह हुआ,
करंट प्रवाह हुआ तो उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो जैसे ही किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अब सिल्वर कलर की रेडिएशंस को इमिट नहीं कर रहा, अब वो रेड कलर की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। इसलिए जिसका कलर पहले सिल्वर था अब वो रेड कलर की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो वही उत्सर्जित की हुई उस वस्तु से किरणें हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है और उन्हीं किरणों से हमारी रेटिना के पीछे मस्तिष्क में इमेज बनती, तो हमको वही कलर रेड दिखाई देने लगता है। जो चीज जैसी दिखती है दुनिया में वैसी नहीं होती है, वो उसका गुण होता है कि वो उस टेम्परेचर पर आपको क्या दे रही है। कोई वस्तु काली है, इसका मतलब वो 100%, जैसे काली है मतलब वो 100% उसका एब्जॉर्प्शन है या 99% एब्जॉर्प्शन है। किसी अंधेरे में हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या टॉर्च का उजाला आगे तक दिखता है? जहां तक आपकी टॉर्च का उजाला दिखता है वहां तक दिखता है, एक समय के बाद में अंधेरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अंधेरा क्या होता है, काले कलर का होता है। इसका मतलब वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो आपकी आंखों तक किरणें पहुंचेंगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगा? और जिसका कोई इमेज नहीं बनता वो काली दिखाई देती चीज। आप आंखें बंद कर लीजिए, आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस है। ब्लैक क्या है? ब्लैक कोई कलर ही नहीं। आप अपनी आंखें बंद करिए तो आपको लगेगा मुझे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। जहां कुछ नहीं होता वहां पर ब्लैक कलर एग्जिस्ट करता है। समझ आया आपको? किसी भी वस्तुओं का कलर जो होता है वो कलर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का गुण होता है वो उसी वेवलेंथ की या उन्हीं रेडिएशंस को एमिट करती है। तो यहां पे एक नोट में पॉइंट डालेंगे हम, ब्लैक बॉडी नॉट नीड टू बी इन ब्लैक कलर। जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो। हाँ, ब्लैक उसकी टेंडेंसी है कि वो अच्छा एब्जॉर्बर है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेड कलर की भी हो सकती है, येलो की भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है, ठीक है। बस डेफिनेशन में हमने यही डिस्कस किया था कि जो भी कलर की हो बस उसकी एब्जॉर्प्शन पावर अगर 1 है या नियर टू 1 है, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, तो उसे हम ब्लैक बॉडी का नाम देंगे। तो चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन हमको अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। तो यहां पे एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का। एग्जांपल फर्स्ट है सन या स्टार्स। अपने जो सारे स्टार्स हैं और जो सन है, सूर्य देवता जो हैं, ये भी क्या एक प्रकार की ब्लैक बॉडी है। इनकी भी 99% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, ठीक है। दूसरा है प्लेटिनम ब्लैक। इसका 3% तक रिफ्लेक्शन पाया जाता है, बाकी 97% इसको हम ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है, ये भी। और एक होता है गोल्ड ब्लैक, और एक फोर्थ है एन आइसोथर्मल इनक्लोजर। ठीक है। तो इस एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमको समझ में आ गया, प्लेटिनम ब्लैक 3% रिफ्लेक्शन होगा, 97% उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसको नियरली हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। सन है, स्टार है, वो है। ये एन आइसोथर्मल एनक्लोजर क्या है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक इस तरह का एक पात्र लिया और उन्होंने बोला, क्योंकि 100% तो कोई चीज होती नहीं है, तो एक इस तरीके का एक ढांचा बनाया और उन्होंने बोला कि इसके अंदर ब्लैक पेंट कर दो। अब ब्लैक पेंटिंग क्यों कर रहे हैं हम, अब तो समझ में आ गया होगा अपने को क्यों। क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी रखता है बाकी कलर्स के मुकाबले। तो इसमें हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, एजेंट पेंट का ब्लैक पेंट कर दिया। नहीं सर, हम तो नैरो लेक को पसंद करते हैं, नैरो लेक का ब्लैक पेंट किया है हमने। तो चलो, जो भी है आपने इसमें एजेंट पेंट का या नैरो लेक का ब्लैक पेंट कर दिया और यहां से एक छोटा सा होल रखा, ठीक है। होल रखा, अब इसमें से रेडिएशंस एंटर करवाई। रेडिएशंस, ये वाला एग्जांपल है, फोर्थ वाला, एन आइसोथर्मल एनक्लोजर, ठीक है। अब यहां से रेडिएशन एंटर होंगी, यहां पे जाएंगे, ठीक है, यहां पे जाएंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब आपका कहना होगा कि इस होल में से रेडिएशन वापस भी तो निकल सकती है, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए यहां पे मान लीजिए कि उन्होंने इसका इंसिडेंट रेडिएशन एंगल बदलने के लिए यहां पे कुछ इस तरीके का, या इसको थोड़ा इस तरीके से बना दीजिए, यहां से इस तरीके का कोई पार्ट बना दिया, इसको भी पूरा ब्लैक कर दिया। तो रेडिएशन जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी इधर की तरफ, यहां से रिफ्लेक्ट इधर, यहां से रिफ्लेक्शन इधर, यहां से रिफ्लेक्शन इधर, ठीक है।
तो यहां से रेडिएशन वापस निकल ही नहीं पाएगी, यहां से रेडिएशन वापस निकल ही नहीं पाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो बढ़ता रहेगा तो एक टाइम पे यहां पे हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहां पे हीट लॉस नहीं होगा, यहां से इंसिडेंट, इसका ये तो है इंसिडेंट एंगल, ये है इसका रिफ्लेक्शन एंगल। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल को बनाने के लिए यहां पे एक ट्राइंगल का शेप अंदर आइसोथर्मल एनक्लोजर के अंदर और लगा दिया जाता है ताकि रेडिएशंस बाहर की तरह एग्जिट ना हो। तो ये नियरली 100% तो मैं इसको भी नहीं बोलूंगा, ये वैज्ञानिक भी नहीं बोलते हैं, ये नियरली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकती है। नियरली इसको हम 98-99% इसको ब्लैक बॉडी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा ब्लैक बॉडी और आई होप ब्लैक बॉडी की डेफिनेशंस आपको समझ आई होगी, उसका एग्जांपल और एन आइसोथर्मल एनक्लोजर इसका एग्जांपल हमको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।